तो आज हम विकास के इस भारी भरकम शब्द के अंदर झांकने वाले हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा शब्द है, मतलब जो शायद हमारे कानों में सबसे ज्यादा पड़ता है, टीवी पर, भाषणों में, अखबारों में, हर जगह हर कोई विकास की बात कर रहा है। हाँ, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ज्यादा पैसा कमाना ही विकास है? सोचिए, एक राज्य है जहाँ लोगों की कमाई तो बहुत अच्छी है, पर वहां पैदा होने वाले बच्चे अपना पहला जन्मदिन भी नहीं देख पाते। तो फिर ये कैसा विकास हुआ? क्या विकास सिर्फ पैसा है या कहानी कुछ और है? और यही आज हमारी चर्चा का मकसद है, ये समझना कि जब हम डेवलपमेंट कहते हैं तो हम असल में किसकी बात कर रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ सड़कों, पुलों या फैक्ट्रियों की बात नहीं है। ये तो सीधा सीधा हमारी जिंदगी की गुणवत्ता से जुड़ा है। हमें मिलने वाले मौके, हमारी आजादी और हमारे आने वाले कल से। तो चलिए विकास की इस पहेली को परत दर परत खोल कर देखते हैं। शायद सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि विकास की कोई एक परिभाषा है ही नहीं। अच्छा। हाँ, हर किसी के लिए इसका मतलब अलग होता है, क्योंकि हर किसी की जरूरतें और हालात अलग होते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। जैसे अगर हम सोचें एक गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूर के बारे में, तो उसके लिए विकास क्या है? शायद साल भर काम मिलना, है ना? सही मजदूरी मिलना। और उसके बच्चों के लिए पास में एक ठीक ठाक सरकारी स्कूल हो, समाज में उसे बराबरी का सम्मान मिले। हाँ, और कोई भेदभाव ना हो। यही उसकी पूरी दुनिया है, उसकी जरूरतें हैं। बिल्कुल। अब इसकी तुलना पंजाब के एक बड़े और अमीर किसान से कीजिए। उसके लिए विकास के मायने बिल्कुल अलग हैं। वो शायद चाहेगा कि सरकार उसकी फसलों का दाम और बढ़ा दे, और उसे खेती के लिए मजदूर आसानी से और सस्ते मिले, और वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कनाडा या ऑस्ट्रेलिया भेज पाए। एक मिनट, ये तो बड़ा दिलचस्प है। मजदूर को बेहतर मजदूरी चाहिए और किसान को सस्ते मजदूर। यहाँ तो दोनों के विकास के लक्ष्य एक दूसरे से टकरा है। बिल्कुल, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। सही। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और कभी-कभी तो ये टकराव इतना बढ़ जाता है कि एक का विकास दूसरे के लिए पूरी तरह विनाश बन जाता है। विनाश कैसे? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बड़े-बड़े बांध। सोचिए, एक उद्योगपति को अपनी फैक्ट्री के लिए 24 घंटे बिजली चाहिए। उसके लिए और सरकार के लिए एक बड़ा बांध बनाना देश का विकास है। इससे उद्योग चलेंगे, रोजगार पैदा होगा। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन उस बांध के बनने की कीमत कौन चुकाता है? वही जिनकी आवाज सबसे कम सुनी जाती है। मतलब? उस बांध के जलाशय में हजारों आदिवासियों के घर, उनके खेत, उनके पुरखों के जंगल, उनकी पूरी संस्कृति, सब कुछ डूब जाता है। ओ। उन्हें अपनी जमीन छोड़कर कहीं और बसना पड़ता है, जहां वो अजनबी होते हैं। उनके लिए वो सीमेंट का ढांचा विकास नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का अंत है। नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध शायद इसी का एक उदाहरण है। बिल्कुल, वो दशकों तक इसी टकराव का गवाह रहा है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। विस्थापन एक भयानक चीज है, पर अगर दूसरी तरफ से सोचें तो क्या बिना ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है? ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है। हाँ, मतलब क्या विकास के लिए कुछ ऐसे कड़े और शायद अप्रिय फैसले लेना जरूरी नहीं हो जाता? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम कीमत और फायदा को मापते कैसे हैं। क्या कुछ लोगों की जिंदगियों को उजाड़कर मिलने वाले फायदे को सच में विकास कहा जा सकता है? ये बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन यहाँ से एक बात तो साफ है, जो एक के लिए विकास है वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी हो। ठीक है, तो ये साफ है कि सबके लक्ष्य अलग अलग हैं। लेकिन एक चीज है जो शायद सबकी लिस्ट में कॉमन होगी। पैसा। ज्यादा पैसा। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं ना, कि हमारी इनकम बढ़े। पर क्या मामला इतना सीधा है? देखिए, आय या पैसा बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। ये हमें अपनी भौतिक जरूरतें पूरी करने की ताकत देता है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। इसी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को एक नौकरी का ऑफर आता है, ठीक है, किसी दूर के शहर में, और तनख्वाह आज की नौकरी से 2 गुनी है। क्या सिर्फ ये सुनकर फैसला ले लिया जाएगा? नहीं, शायद नहीं। कोई भी समझदार इंसान तनख्वाह के अलावा और भी कई चीजें सोचेगा। जैसे? वो सोचेगा कि मेरे परिवार के लिए वहाँ कैसी सुविधाएं हैं, बच्चों के स्कूल कैसे हैं, काम करने का माहौल कैसा है, कहीं बहुत ज्यादा तनाव तो नहीं, सही, क्या मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, और सबसे जरूरी, क्या ये नौकरी सुरक्षित है। हाँ, ये तो है। हो सकता है एक दूसरी नौकरी में तनख्वाह थोड़ी कम हो, पर वो परमानेंट हो, जिससे एक सुरक्षा का एहसास हो। बिल्कुल। जबकि 2 गुनी तनख्वाह वाली नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर हो और परिवार के लिए बिल्कुल समय ही न मिले। मुझे लगता है ज्यादातर लोग
सुरक्षा और सुकून को चुनेंगे। एकदम सही। तो आय के अलावा भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे बराबरी का व्यवहार, आज़ादी, सुरक्षा और दूसरों से मिलने वाला सम्मान। ये वो चीजें हैं जिन्हें आप पैसों से नहीं खरीद सकते, पर इनके बिना जिंदगी की क्वालिटी अधूरी है। तो विकास असल में इन सभी चीजों का एक मिला-जुला रूप है। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर तो ये समझ आता है, लेकिन जब हम पूरे देश की बात करते हैं तब कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा नहीं? इसका सबसे आम तरीका, जिसे विश्व बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं इस्तेमाल करती हैं, वो है प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम। तरीका बहुत सीधा है। देश की कुल कमाई को उसकी कुल आबादी से भाग दे दो। जो नंबर आया वही औसत आय है। मतलब जिस देश की औसत आय ज्यादा, वो ज्यादा विकसित। मोटे तौर पर यही पैमाना माना जाता है। जैसे विश्व बैंक कहता है कि अगर किसी देश में एक व्यक्ति औसतन साल में लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है, तो वो अमीर या विकसित देश है। 50 लाख? हाँ, और इसकी तुलना में भारत में यह आंकड़ा करीब 8 लाख रुपए के आसपास है। तो फासला तो काफी बड़ा है। पर एक मिनट, 8 लाख रुपए प्रति व्यक्ति? इसका मतलब तो ये हुआ कि देश का हर आदमी, औरत और बच्चा औसतन साल के 8 लाख रुपए कमा रहा है। कागज पर तो यही मतलब है, लेकिन मुझे तो अपने आसपास ऐसा नहीं दिखता। मेरे घर में काम करने वाली दीदी, सिक्योरिटी गार्ड या सब्जी वाला, उनकी कमाई तो इससे बहुत कम है। तो फिर ये 8 लाख का आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है इसमें। आपने बिल्कुल सही जगह सवाल उठाया है, और यही औसत की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या? औसत असमानता को छिपा देता है। असमानता को छिपा देता है, इसे जरा समझाइए। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो देश हैं, देश ए और देश बी। ठीक है। दोनों में 5-5 लोग रहते हैं, और मतलब दोनों की औसत आय बराबर है। मान लीजिए 10,000 रुपए महीना। ठीक है। कागज पर दोनों देश बराबर हुए। अब देखिए असलियत। देश ए में सभी 5 लोगों की कमाई लगभग बराबर है। कोई 9,500, कोई 10,000, कोई 10,200। आसपास ही है। हाँ, यहाँ काफी हद तक समानता है। और देश बी में? देश बी में 4 लोग सिर्फ 500 रुपए महीना कमाते हैं। सिर्फ 500? हाँ, लेकिन जो 5वां आदमी है वो अकेले 48,000 रुपए कमाता है। ओ। जब आप इन 5 का औसत निकालेंगे तो वो भी 10,000 रुपए ही आएगा। अरे बाप रे, मतलब कागज पर तो दोनों देश बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। देश ए एक ज्यादा बराबरी वाला समाज है, जबकि देश बी में जबरदस्त आर्थिक खाई है। औसत ने तो इस पूरी सच्चाई पर पर्दा ही डाल दिया। बिल्कुल सही। इसीलिए सिर्फ औसत आय को विकास का इकलौता पैमाना मानना बहुत भ्रामक हो सकता है। क्या इसका कोई उदाहरण हमारे देश में भी है, राज्यों के बीच? बिल्कुल है, और ये कहानी विकास की हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देती है। अच्छा। ये कहानी है हरियाणा और केरल की। 2021-22 के आंकड़ों को देखें तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा आगे होगा। हाँ, काफी आगे है, लगभग 2.64 लाख रुपए सालाना, जबकि केरल में ये करीब 2.34 लाख है। तो इस हिसाब से तो हरियाणा ज्यादा विकसित हुआ। सीधा सा हिसाब है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है। सामान्य सोच तो यही कहती है, पर अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या? चलिए एक दूसरा और बहुत ही संवेदनशील आंकड़ा देखते हैं, शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका ठीक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी एक साल में हर 1000 जिंदा पैदा हुए बच्चों में से कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही मर जाते हैं। ओह, ये तो किसी भी समाज के स्वास्थ्य का सबसे सच्चा आईना होता होगा। बिल्कुल। तो क्या है आंकड़े? केरल में यह आंकड़ा है सिर्फ 6। सिर्फ 6? हाँ, 1000 में से 6 बच्चे। लेकिन हरियाणा में जहां लोगों की आय ज्यादा है, वहां यह आंकड़ा 28 है। 28? केरल से लगभग 5 गुना ज्यादा। हाँ, लगभग। ये कैसे हो सकता है? मतलब हरियाणा के लोग औसतन ज्यादा कमा रहे हैं, तो उनके पास बेहतर खाना, बेहतर घर, प्राइवेट अस्पताल में जाने की क्षमता होनी चाहिए। फिर भी उनके बच्चे नहीं बच पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा वो सब कुछ नहीं खरीद सकता जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है? आपने मुद्दे की जड़ पकड़ ली है। तो जवाब क्या है? इसका जवाब है सार्वजनिक सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज। सार्वजनिक सुविधाएं? आपकी जेब में रखा पैसा आपको सब कुछ खरीद कर नहीं दे सकता। पैसा आपको प्रदूषण मुक्त हवा नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। पैसा आपको बिना मिलावट वाली दवाएं या संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। सही बात है। ये चीजें तो तभी मिलती हैं जब पूरा समाज, पूरी सरकार मिलकर इनके लिए काम करती है। बिल्कुल। केरल ने दशकों तक अपनी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर लगातार निवेश किया है।
वहां का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सरकारी स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। अच्छा। नतीजा ये है कि कम औसत आय के बावजूद वहां के लोग ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा शिक्षित हैं। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि विकास के लिए सिर्फ व्यक्तिगत तिजोरियों भरना काफी नहीं है, बल्कि सामूहिक सुविधाओं का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर सिर्फ आय विकास को मापने का सही तरीका नहीं है, तो फिर इससे बेहतर तरीका क्या है? क्या कोई ऐसा पैमाना है जो स्वास्थ्य और शिक्षा को भी बराबरी का वजन दे? हाँ, बिल्कुल है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP इसी कमी को पूरा करने के लिए एक बेहतर तरीका इस्तेमाल करता है। और वो क्या है? इसे कहते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI। मानव विकास सूचकांक, ये दिलचस्प लग रहा है। ये कैसे काम करता है? ये सिर्फ आय को नहीं देखता, ये 3 मुख्य चीजों को मिलाकर किसी देश के विकास का स्तर मापता है। 3 चीजें? पहला है स्वास्थ्य, जिसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मापा जाता है। मतलब आज पैदा हुआ बच्चा औसतन कितने साल जिएगा। ठीक है, स्वास्थ्य। दूसरा है शिक्षा, जिसे स्कूल में बिताए गए औसत सालों से मापा जाता है। और तीसरा है जीवन स्तर, जिसे प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा और आय तीनों को मिलाकर एक स्कोर बनाता है। ये विकास को एक तरह से इंसानी नजरिए से देखता है। और जब हम इस HDI के चश्मे से दुनिया को देखते हैं, तो भारत कहाँ खड़ा है? 2023-24 की रिपोर्ट के नतीजे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। 193 देशों की सूची में भारत का स्थान 134 है। 134, ये तो काफी पीछे है। हाँ, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हमारा छोटा पड़ोसी देश श्रीलंका तमाम आर्थिक मुश्किलों के बावजूद हमसे कहीं बेहतर 78वें स्थान पर है। श्रीलंका हमसे आगे है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है, वो भी जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य के मामले में हमसे आगे निकल गए हैं। इसका तो साफ मतलब यही निकलता है कि आर्थिक तरक्की की रफ्तार में हम शायद स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी चीजों पर उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना देना चाहिए था। ये रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है कि विकास का असली केंद्र इंसान और उसकी भलाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ बड़े बड़े आर्थिक आंकड़े। इस पूरी चर्चा में अब एक सबसे बड़ा और शायद सबसे गंभीर सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछिए। हम जो भी विकास कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, क्या वो टिकाऊ है? क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, या हम उस डाल को ही काट रहे हैं जिस पर बैठे हैं? अब आप उस अवधारणा पर आ गए हैं जिसे धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आज के दौर में ये विकास की चर्चा का सबसे जरूरी पहलू है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम आज अपनी जरूरतें इस तरह से पूरी करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपनी जरूरतें पूरी करने में कोई मुश्किल ना हो। इसे किसी उदाहरण से समझाइए। 2 बहुत ही गंभीर उदाहरण हैं। पहला, भूजल, ग्राउंड वाटर। अच्छा, भारत के कई हिस्सों, खासकर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने खेती के लिए जमीन से इतना पानी निकाल लिया है कि भूजल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया है। मैंने सुना है इस बारे में। हम पानी को उस रफ्तार से निकाल रहे हैं जिस रफ्तार से कुदरत उसे वापस भर ही नहीं सकती। मतलब हम अपने बच्चों के हिस्से का पानी आज ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो एक तरह का कर्ज है जो भविष्य पर चढ़ रहा है। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। हमारी पूरी आधुनिक दुनिया इसी पर चल रही है, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, जहाज। लेकिन ये एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल। हाँ, मतलब इसका भंडार सीमित है और एक दिन ये खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जिस रफ्तार से हम आज तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भंडार अगले 50 साल में खत्म हो सकता है। सिर्फ 50 साल? ये तो बहुत ही डरावना ख्याल है। हम अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाएंगे? यही सवाल धारणीय विकास के केंद्र में है। ये हमें मजबूर करता है कि हम विकास के ऐसे तरीके खोजें जो पर्यावरण के दोस्त हों और भविष्य को खतरे में न डालें। वाह, इस एक लाइन ने तो पूरी बात कह दी। तो आज की इस चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, वो ये कि विकास कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली बहस है। एक ऐसी बहस जिसमें कई विरोधाभास हैं। व्यक्ति का विकास बनाम समाज का विकास, आज की जरूरतें बनाम कल की सुरक्षा, आर्थिक तरक्की बनाम इंसानी भलाई और पर्यावरण। हमने देखा कि कैसे अलग अलग लोगों के लिए विकास के मायने बिल्कुल अलग हो सकते हैं और कैसे औसत का आंकड़ा अक्सर जमीनी हकीकत को छिपा लेता है, जैसा हरियाणा और केरल के मामले में हुआ। और अंत में
ये सवाल कि हमारा विकास कहीं हमारे ही भविष्य को तो नहीं निगल रहा। बिल्कुल। ये चर्चा खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद असल में अब शुरू हुई है। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ती है कि एक समाज के तौर पर हम आखिर जाना कहाँ चाहते हैं। हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं। शायद विकास का असली मतलब इसी सवाल के जवाब में छिपा है।